गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। तो ये नेशनल पॉलिसी एक्चुअली 2018 की है, लेकिन इसको जो है गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है। यूनियन कैबिनेट ने इसकी एक अमेंडमेंट को अप्रूव कर दिया है। तो इसलिए हमारे लिए टॉपिक जो है वो अब इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब ये एक्चुअली जो है ये पॉलिसी आप बैकग्राउंड देखोगे तो 2018 की पॉलिसी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लेकर आई थी। और इससे पहले भी एक पॉलिसी एग्जिस्ट करती थी, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, जो कि 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लेकर आई थी। लेकिन जो करंट अमेंडमेंट हुई है वो 2018 की पॉलिसी में हुई है, क्योंकि 2009 की पॉलिसी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। पॉलिसी का मेन मोटिव क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स बायोफ्यूल की प्रोडक्शन इंक्रीज करना कंट्री में। उस टाइम पर 2018 में सोचा गया था कि 2023 तक हम अप टू और जो है बाय में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। अप टू 20%, मतलब 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जो है हमारी पॉलिसी में जो अमेंडमेंट किए गए हैं, जो यूनियन कैबिनेट ने, उसमें कहा है कि अब हम 20% एथेनॉल जो है वो 2025-26 तक हम आपके पेट्रोल में उसको हम ब्लेंडिंग कर देंगे। ठीक है। इसके अंदर एक्सपोर्ट करने की भी बात की गई है बायोफ्यूल्स की। तो ये अमेंडमेंट्स कुछ की गई हैं, इसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट सबसे यही है कि 20% एथेनॉल का टारगेट जो हमने 2030 के लिए रखा था, उसको हमने प्रीपोन करके अब 2025 से 26 का कर दिया है। एक्सपोर्ट करने की भी बात की गई है। इंडिजिनसली हम कैसे बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस करेंगे उसकी भी बात की गई है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ कौन सी डेवलप की जाएंगी। तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए इस पॉलिसी का जो है वो अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ये भी आपका इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सीनियर लीडर हैं जयराम रमेश, उन्होंने बोला है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है उसके अंदर जो अमेंडमेंट के लिए बिल आया था दिसंबर 2021 में, उसमें कुछ कंसर्न्स हैं उनके। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप जो है सिंप्लीफाई करना चाहते हो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए, बट उससे खतरा है। क्यों खतरा है? तो क्या क्या कंसर्न्स उन्होंने बताए हैं। जैसा उसमें बिल के अंदर एक प्रोविज़न है कि अगर कोई हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, हमारे आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या जो है लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उनको स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको इंटीमेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इससे जो है अब्यूज़ हो सकता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का। फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई आयुष प्रैक्टिशनर जो है वो यूज़ करना चाहता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, तो उसको आप एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन जो है अगर कोई आयुष कंपनी जो है वो यूज़ करना चाहती है रिसोर्सेज को, तो उसको एग्जेम्पशन नहीं है। तो जो ये जयराम रमेश जी है वो कह रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आयुष कोई प्रैक्टिशनर हो, वो किसी कंपनी के बिहाफ पे या उसका इनडायरेक्ट कोई लिंक हो, तो उससे जो है वो इनफॉर्मल लिंक्स के थ्रू जो है वो काम कर ले और जो है कंपनी को फ़ायदा पहुंचा दे। तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि ये लार्ज आप जो है आयुष कंपनीज़ को कैसे आप प्रिवेंट कर पाओगे अगर आप आयुष प्रैक्टिशनर्स को अलाउ कर रहे हो तो? फिर उन्होंने बोला है कि कल्टीवेटेड बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट बेस्ड बायोडाइवर्सिटी में आप फ़र्क कैसे करोगे। ठीक है। क्योंकि कल्टीवेटेड बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट बेस्ड बायोडाइवर्सिटी के अलग प्रोविजंस हैं, तो उसने बोला है कि इसमें आप डिस्टिंक्शन कैसे जो है वो आप इंश्योर करोगे। तो अगला उन्होंने बोला है कि जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उसको ही जो है आप डाइल्यूट करने में लगे हुए हो। 10 मेंबर होते थे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, अब उसमें 16 मेंबर आप डालने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपकी मेजॉरिटी हो जाए गवर्नमेंट की और आपके फेवर में फैसले आएँ। तो इसलिए जो उन्होंने बोला है कि आप जो है एक तरह से इसकी अथॉरिटी को आप डाइल्यूट कर दोगे। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि जो है एनबीए के अप्रूवल की ज़रूरत जो है वो कमर्शलाइजेशन के टाइम पे ज़रूरत है। अगर आप कोई पेटेंट जो है आप अप्लाई करते हो, तब आपको एनबीए का अप्रूवल नहीं चाहिए। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से आपने कोई रिसर्च की हो तो आपने आपने उसको अगर पेटेंट करा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो उसके लिए, तब आपको एनबीए के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसका कमर्शियल यूज़ करने शुरू करोगे तब आपको एनबीए का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि इसको भी आप कैसे इंश्योर करोगे। ऑफकोर्स कोई अगर पर्सन जो है पेटेंट करवा रहा है अपनी कोई रिसर्च को, तो उसको कमर्शलाइज करेगा ही। ठीक है। तो इस डिस्टिंक्शन के भी वो खिलाफ बोल रहे हैं। तो बायोलॉजिकल डिवर्सिटी एक्ट के बारे में देखते हैं। जो ओरिजिनल एक्ट है आपका 2002 का, वो ये कहता है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होगी, उसके अंदर चेयरपर्सन होंगे, 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, 10 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, जिसको ऑफ कोर्स प्रपोज करके अब कहा जा रहा है कि 16 कर दिया जाए। ठीक है। इसका मोटिव क्या है एक्ट का? कि हम कंजर्वेशन कर सकें, सस्टेनेबल यूज़ कर सकें इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी का और उसकी नॉलेज का। एनबीए का रोल क्या है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का? कि कोई अगर फॉरेन इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज़ हैं, वो हमारी
जो है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए रिसर्च करना चाहती है तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की। अगर इंडियंस कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए ऐसा कुछ करना चाहते हैं रिसर्च तो उनको स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स की परमिशन लेनी पड़ती है। जो सेल्फ गवर्नमेंट हमारी लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट्स हैं उनको बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ बनानी पड़ती हैं, ताकि वो जो है अपनी लोकल जो है नॉलेज है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड उसको कंजर्व करके रख सके। ठीक है, तो ये हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मालवीय मिशन। तो ये आपका टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने कहा है कि हमको एक मालवीय मिशन चलाना चाहिए ताकि हम टीचर एजुकेशन और फैकल्टी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे सकें। तो हम पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में देख लेते हैं। तो वो ऑफ कोर्स एक इंडियन एजुकेशनिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे, महामना नाम दिया गया था उनको महात्मा गांधी द्वारा, मॉडरेट लीडर थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उन्होंने फाउंड की थी वाराणसी में 1916 में, उसके वाइस चांसलर भी रहे। उनके कुछ जर्नल्स हैं इंपॉर्टेंट, अभ्युदय, मर्यादा और लीडर। ठीक है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे नाम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। इकोनॉमी का आपका टॉपिक है, गवर्नेंस का भी टॉपिक बन सकता है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उन्होंने चेयर किया है इस मीटिंग को, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की 4th मीटिंग को। तो इसके अंदर उन्होंने नाविक ग्रैंड चैलेंज दिया। तो नाविक आपको पता है ना, हमारा रीजनल जो है वो जो है आपका पोजिशनिंग सिस्टम है। तो आपका जैसे GPS वो ग्लोबल लेवल पर है, तो इंडिया का जो आपका रीजनल है नेविगेशन सिस्टम नाविक, उसको जो है कैसे हमारी इंडस्ट्री जो है वो अडॉप्ट कर सकती है। ऐसे स्टार्टअप्स जो ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं, जो नाविक पे चलेंगे, उनको प्रमोट करने के लिए जो है उन्होंने इसमें मीटिंग में बात की है। ठीक है, तो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल जो है ऑफकोर्स आपके कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं। इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चूज़ करती है, और ये अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जैसे कोई फाउंडर्स हैं सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के, या कोई वेटरन है बिजनेस के, तो ये सब इसको मेंबर बनाया जा सकता है। 2 साल का इनका टर्म होता है इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, इनको गवर्नमेंट ही जो है वो नॉमिनेट करती है। तो इस सिग्निफिकेंस क्या है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के? ऑफ कोर्स कल्चर ऑफ इनोवेशन लेके आना चाहते हैं हम सिटीजन्स में, इनोवेटिव आइडियाज़ को कैसे हम जो है वो आगे बढ़ा सकें, तो उसके लिए एक काउंसिल काम करती है। और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस कैसे जो है असिमिलेट हो सकेंगी इनोवेशन से रिलेटेड आपकी फील्ड में, तो उसको भी देखने का काम ये करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अर्बन हीट आइलैंड। तो आपके ये इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी जो हमारी सिटीज़ हैं सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो हीट वेव कंडीशन से जूझ रही हैं। तो अब आप बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड का मतलब क्या होता है कि आपके एक सिटी के अंदर ही बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, जहाँ पर हीट जो है वो ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हीट वहाँ पर ट्रैप रह जाती है। क्यों रह जाती है ट्रैप? क्योंकि वहाँ पर कम पेड़ हैं, वहाँ पे ज़्यादा कंक्रीट जंगल है, कंक्रीट मतलब बिल्डिंग ज़्यादा बनी हुई है। तो वहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेरीली जो है वो हीट ज़्यादा जमा हो जाती है। तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे दिल्ली में कुछ एरियाज़ होंगे या आपके, तो वो वहाँ पर कुछ एरियाज़ जहाँ पर ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर हीट बड़े लंबे टाइम तक जो है वो ट्रैप रह जाती है, एज़ कम्पेयर टू दिल्ली में वो एरियाज़ जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड्स, वो एरियाज़ जहाँ पर ये हीट ट्रैप रह जाती है। अब इसको हम अर्बन हीट आइलैंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि रूरल एरियाज़ में ये फिनोमेना नहीं देखने को मिलता, क्योंकि वहाँ पर लार्जर ग्रीन कवर है, तो वहाँ पर हीट इतने लंबे टाइम जो है वो ट्रैप नहीं रहती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाडनगर। तो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आया आपके लिए, क्योंकि अभी PM मोदी ने जो है बुद्ध पूर्णिमा पे बताया है कि जो उनकी बर्थ प्लेस है PM मोदी की खुद की, वाडनगर गुजरात में, वहाँ पर बुद्धिस्ट लर्निंग बहुत सेंचुरीज से चलती आ रही है। ऐसा क्यों उन्होंने बोला है? क्योंकि 2006 में स्टेट के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक्सकेवेशंस की थी। इवन 2014 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी एक्सकेवेशन की थी। तो वहाँ पर एक आपको एलिप्टिकल स्ट्रक्चर देखने को मिला, सर्कुलर स्तूपा देखने को मिला। और इवन जो ह्यून सांग, जो आपके चाइनीज़ ट्रैवलर थे, उन्होंने भी बताया कि वाडनगर जो है वो आपका जो है एक रिच और फ्लरिशिंग टाउन था, और इवन हमारे पुराणों में भी उसका नाम दिया गया है। तो ये वाडनगर की जो है कुछ आपका बुद्धिस्ट जो है वो लिंक देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए आपके टॉपिक है, जो कि है प्रेफरेंस फॉर सन्स। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने ये पाया है कि इंडिया में अभी भी जो है सन्स के लिए प्रेफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत से इंडियंस जो हैं वो सन्स को प्रेफर करना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू डॉटर्स, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि एटलीस्ट 1 डॉटर जो है वो फैमिली में होना ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर सन की प्रेफरेंस है वो इंडिया में स्टेट है मिज़ोरम, सेकेंड नंबर पे लक्षद्वीप, थर्ड पे मणिपुर, और उसके बाद बिहार। ठीक है, लेकिन जो मेघालय की विमेन है वो वहाँ पर उल्टा है, क्योंकि वहाँ पर
मैट्रिलिनियल सोसाइटी है ना, तो इसलिए वहाँ पर जो है वो प्रेफरेंस फॉर डॉटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन, ठीक है, या सन्स। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेथ्स ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो आपका एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक है ये। तो अभी एक लैंसेट की स्टडी आई है जिसमें कहा गया है कि 16.7 लाख डेथ्स हुई हैं इंडिया में 2019 में ड्यू टू एयर पोल्यूशन, जो कि 17.8% ऑफ टोटल डेथ्स इन द कंट्री है, ठीक है। तो PM 2.5 की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ हुई है हमारे इंडिया में। तो लगभग 6.1 लाख जो है वो हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन की वजह से भी जो है वो इंडिया में मरे हैं। तो बर्निंग ऑफ बायोमास जो है हाउस होल्ड्स के अंदर जो होता है, ठीक है, आपका चूल्हा जो होता है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होती है एयर पोल्यूशन की वजह से। उसके बाद सेकंड नंबर पर इंडिया में डेथ होती है कोल कंबशन की वजह से। और थर्ड नंबर के बाद जो है थर्ड नंबर पे जो है आपकी क्रॉप बर्निंग, जो आपके फार्मर रेजिड्यू बर्न करते हैं उसकी वजह से जो है वो थर्ड नंबर पर डेथ देखने को मिलती है, ठीक है। तो ग्लोबली एयर पोल्यूशन जो है वो 66.7 लाख डेथ्स को में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये हमारे को लैंसेट की स्टडी जो है प्लानिटरी हेल्थ नाम से उस आपको स्टडी में देखने को मिला है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is national policy on biofuels. So this topic is for your environment section. Of course, this policy is already in place, and the Union Cabinet has recently approved the amendments to this policy. So this policy actually belongs to the year 2018, and it was notified by the Ministry of Petroleum and Natural Gas. And later, it is not the first time that this policy was launched. In 2009 also, there was a policy by Ministry of New and Renewable Energy, and of course, every such policy, what is the basic aim of this policy? To increase the biofuel production in the country. So actually initially we had this objective that we would increase ethanol blended petrol in India up to 20% by the year 2023. So up to means it could be either 10%, 20%, 15%, up to 20%. But now in this amendment we have preponed the target from 2030 to 2025-26. Now we want this ethanol blending target of blending ethanol in our petrol to 20% to be achieved by the year 2025-26. Okay, so it is also talking about how we can export our biofuels, how we can indigenize the technologies which will produce the biofuels. So all these amendments, all these proposals are there in this amendment, which has been proposed by the Union Cabinet recently. Okay, so the next topic is Biological Diversity Act. So this is also a topic for your environment section. So senior Congress leader Jairam Ramesh has expressed his concerns over the Biological Diversity Amendment Bill of 2021. So of course it was introduced in 2021 December. We already discussed about this amendments also. And this bill basically aims to simplify the compliance requirements for domestic companies. So this bill is actually saying like there is a provision in which if Ayush medical practitioners want to access the traditional knowledge of our biological resources, they are given certain exemptions. They do not need to take prior intimation of the state biodiversity boards for accessing the biological resources for certain purposes. So this is what he's saying. He's saying that this would open the law for abuse. People could pose as Ayush practitioners and use the knowledge and our biological resources for ulterior objectives. And he's also saying that, of course, this law is proposing that only Ayush practitioners or registered Ayush practitioners can access this knowledge, and the company or Ayush company cannot go for such exemptions. But he's saying that this distinction could be blurred because some Ayush practitioners could be working on behalf of these companies. So in that case, large scale exemptions would go ahead. He's also saying that the government is diluting the authority of National Biodiversity Authority by increasing the ex officio officers in this NBA, and there is a provision in which NBA approval is required only at the time of commercialization of a patent, and it is not required at the time of application of a patent. So he's saying that it is bogus. Why is someone applying for a patent? Because he wants to commercialize it. So this provision does not make any sense. Okay. So what is Biological Diversity Act of 2002? So of course this act was passed in 2002, and this
has established this National Biodiversity Authority consisting of a chairperson, 5 non-official and 10 ex-officio members. Now the government wants to increase it to 16 in number. The aim of this act is to conserve and ensure sustainable use of India's rich biodiversity and associated knowledge. So, in what is the role of NBA? Of course, in case foreign individuals or institutions or companies want to access our biological resources, they have to take the approval of NBA. In case Indians want to take this biological resources for research purposes or but for commercial purposes, they have to take the approval of state biodiversity boards, institutions of our self-government, local government. They have to establish biodiversity management committees so that they can conserve their traditional knowledge related to biodiversity. Okay, so the next topic is Malviya mission. So Union Education Minister has proposed that we should launch a Malviya mission so as to enable ecosystem in the country for teacher education and faculty development. So this topic is for your art and culture section, because we are going to study about Pandit Madan Mohan Malviya ji. So he was an Indian educationist and a freedom fighter. He was conferred the title of Mahamana by Mahatma Gandhi ji. He was a moderate leader and he founded the Banaras Hindu University. He was also the chancellor of this vice chancellor of that university. And there are certain journals that he started: Abhyuday, Maryada, and Leader. So you have to remember these facts. Okay. So the next topic is for your economy section, National Startup Advisory Council. So Union Commerce and Industry Minister has chaired this meeting of National Startup Advisory Council in Delhi. So he has launched this Navik Grand Challenge. So you know that Navik is the regional navigation system of India, and he wants to promote the adoption of Navik as a geopositioning solution in the country. Okay, so that the startups who are working in this field, they will start using Navik. So like if some startups are using Navik enabled drones, so this through this Navik Grand Challenge, they can apply for this and they can of course participate in this challenge. So what is this National Startup Advisory Council? Of course, it is chaired by the Ministry of Commerce and Minister of Commerce and Industry. It has non-official members which are nominated by the central government from several categories like founders of successful startups, veterans in the industry, etc. The terms of these non-official members is just 2 years. And the objective of National Startup Advisory Council is to foster a culture of innovation among the citizens in the country, especially the students. Okay. So the next topic is urban heat island. So this is an important topic for your environment section. You know that the country is reeling under the heat wave conditions. So you may have seen that certain parts of cities are more heat up than other parts of the city. Why? That is the concept of urban heat island. So because you know that in, like, if we take an example of Delhi, there are certain sections where there are more buildings, there are less trees. So those areas witness more 3 to 5 degrees Celsius more temperature than the rest of the city, where there are more trees or green cover. So what happens is that the concrete buildings, they trap heat and they trap it for a very long time as compared to the rest of the city. That's why these turn into urban heat jungles or the urban heat islands. So why there is no rural heat island? Because rural areas have green cover, so they do not trap the heat. That's why this concept is witnessed in the urban areas only. Okay, so the next topic is Vadnagar. So this topic is for your art and culture section, because PM Modi has recently said that his birthplace, that is Vadnagar, has been a great center for Buddhist learning centuries ago. Why he said so? Because State Archaeological Department in 2006 found excavations in carried out excavations in Vadnagar, which was later taken over by the Archaeological Survey of India in 2014, and they found an elliptical structure and a circular stupa in Vadnagar. So it signifies the connection of Buddhism to Vadnagar. Even the Chinese traveler Huan Sang, he mentioned Vadnagar as a rich and flourishing town. Vadnagar is even mentioned in our Purans. Okay. So the next topic is preference for sons. So this topic is for your social issues. And National Family Health Survey has found that even still large number of Indians have a preference for sons. But of course, there is a good thing that many Indians still believe that an ideal family should include at least one daughter. So the preference for sons is witnessed most in Mizoram.
But there is also an exception, Meghalaya. Meghalaya is a matrilineal society, so women in Meghalaya prefer more daughters than sons. Okay. So the next topic is deaths due to air pollution. So this topic is for your environment section. So Lancet Planetary Health Study has said that 16.7 lakh deaths happened in India in the year 2019 due to air pollution, which is about 17.8% of all deaths in the country that year. So the largest number of air pollution related deaths in the country, this is the largest number of air pollution deaths in any country, and most of the deaths were caused by PM 2.5 pollution, and 6.1 lakh deaths were caused by household air pollution. So burning of biomass in your households is the largest cause of air pollution deaths. Second number goes for coal combustion, and the residue burning in or of the crop falls at the third place. Okay, globally about 66.7 lakh deaths happen because of air pollution. Okay, so this is the findings of this Lancet Planetary Health Study. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.